हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर राज्यसभा के बारे में। ये हमारी संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक भी करें। तो जैसे हमने बात की, संसद का यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अंग है। लास्ट क्लास को अगर हम यहाँ पर रिकॉल करते हैं तो संसद के हमने यहाँ पर जो 3 अंग देखे थे। सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे पास यहाँ पर राष्ट्रपति। फिर जो महत्वपूर्ण अंग है वो है यहाँ पर हमारे पास राज्यसभा। और फिर जो हमारे पास है यहाँ पर वो लोकसभा। तो एक एक करके इन सभी पार्टों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति वाला जो हमारा चैप्टर है, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से लास्ट वीडियो में यहाँ पर देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके वो यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर राज्यसभा है। संसद जो हमारे आर्टिकल संबंधित है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो 79 आर्टिकल संबंधित है। और राज्यसभा से संबंधित यहाँ पर 80 आर्टिकल है और लोकसभा से यहाँ पर 81 संबंधित है। तो ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर दिए गए हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर राज्यसभा के बारे में जानेंगे। राज्यसभा को आप अलग अलग नामों से यहाँ पर अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, राज्यसभा यहाँ पर एक स्थायी सदन भी है, यानी इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसको कभी भी भंग नहीं किया जाता। और जैसे हम अगर दूसरी तरफ बात करते हैं लोकसभा के बारे में, तो प्रत्येक 5 वर्ष में इसके चुनाव होते हैं और चुनाव से 5 वर्ष से पहले भी इनको यहाँ पर भंग भी किया जा सकता है। लेकिन जो यहाँ पर राज्यसभा है वो यहाँ पर एक स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। फिर जो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर वो उच्च सदन भी बोलते हैं। एक जो अन्य नाम है इसका यहाँ पर वो है यहाँ पर विशेषज्ञ सदन। इसको हम यहाँ पर विशेषज्ञ सदन भी बोलते हैं। चूंकि हमने बात की कि राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर 12 जो मेंबर हैं, 12 जो सदस्य हैं, उनको यहाँ पर मनोनयन के माध्यम से राष्ट्रपति चुनकर अपने इच्छा के अनुसार उसको यहाँ पर भेजते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद से संबंधित होते हैं। यानी अपने अपने क्षेत्र के वो यहाँ पर विशेषज्ञ होते हैं। और कुछ जो सदस्य हैं वो राज्य द्वारा यहाँ पर चुनकर भेजे जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक विशेषज्ञ होते हैं जो राज्य द्वारा यहाँ पर चुनकर भेजे जाते हैं। तो अब तक हमने बात की राज्यसभा को 3 अन्य नामों से हम जानते हैं: स्थायी सदन, उच्च सदन और विशेषज्ञता सदन। कुछ और अन्य यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे राज्यसभा की संरचना के बारे में, यानी यहाँ पर कितने इसके मेंबर हैं और वो कैसे यहाँ पर चुनकर हमारे पास राज्यसभा में पहुंचते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर संरचना के बारे में। राज्यसभा की जो संरचना है वो यहाँ पर इनके जो अधिकतम जो मेंबर हैं वो यहाँ पर 250 अधिकतम मेंबर रखे गए हैं। अधिकतम मेंबर इसके 250 हैं और इनमें से अगर हम देखते हैं तो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं, और जो शेष बचते हैं हमारे पास 238 इतने सदस्य हमारे स्टेट और राज्यसभा से, स्टेट और यूटीज यानी यूनियन टेरिटरी से चुनकर हम उनको भेजते हैं। जो राज्य और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको चुनकर हम यहाँ पर इतने सदस्य यहाँ पर उनको भेजते हैं। क्योंकि हमने बात की थी कि जो राज्यसभा का यहाँ पर हम बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर, जो हमारी 4th शेड्यूल है, 4th शेड्यूल में बात की गई है राज्यसभा में। ये हमने जो शेड्यूल्स हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था अपनी लास्ट क्लास में। तो अगर आपने नहीं देखी है तो शेड्यूल्स की एक अलग सेपरेट यहाँ पर प्ले लिस्ट है, उसको आप जाके देख सकते हैं अलग वीडियो में। तो राज्यसभा में यहाँ पर राज्यों की सीटों का बंटवारा दिया गया है। राज्यों की सीटों का बंटवारा किया गया है हमारी
4th शेड्यूल्स में। तो सीटों का जो बंटवारा है यहाँ पर, उसका हमारा जो बेस है वो यहाँ पर, जो बेस है वो यहाँ पर है जनसंख्या, यानी जनसंख्या के आधार पर ही हमने यहाँ पर सीटों का बंटवारा किया है राज्यसभा में। और ये जनसंख्या कब की है? ये जनसंख्या है 1971 की जनसंख्या के आधार पर। जो 1971 में जनसंख्या थी उसी के आधार पर हमने यहाँ पर अपने अपने राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है पूरे भारत में, तो वो यूपी की है। तो यूपी में सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें हैं, जो कितनी है? 31 है। दूसरी तरफ बात करते हैं हम उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड में जो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो यहाँ पर कितनी है? 3 है। तो आप देख सकते हैं कंपैरिजन करके जनसंख्या के आधार पर किस तरीके से हमने यहाँ पर राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया है। तो अब हम चलते हैं अपने जो हमारे पास यहाँ पर सीटें थी, 238 सीटें यहाँ पर रखी गई थी। और इनमें से अगर हम बात करते हैं जो हमारे यूटी हैं, तो यूटी के लिए हमारे पास जो केवल 4 सीटें यहाँ पर जो फुलफिल होके आई हैं, और जो शेष बचती जो सीटें हैं यहाँ पर वो हमारे पास यहाँ पर स्टेट्स के लिए हैं। और कौन कौन से यूटी के लिए सीटें हैं? तो वो है यहाँ पर दिल्ली एंड पुडुचेरी। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस की, तो अधिकतम सीटें हैं यहाँ पर 250, और अब तक जो हमने यहाँ पर सीटें इनको फुलफिल की हैं वो यहाँ पर की हैं 245 सीटें। जो हमने यहाँ पर अब तक जो हमने यहाँ पर फुलफिल की हैं 245 सीटें ही अब तक हम यहाँ पर भर पाए हैं। इतनी सीटें ही हमने यहाँ पर अब तक भरी हैं, और बाकी जो सीटें हैं वो यहाँ पर बिल्कुल हमने इम्पैक्ट छोड़ी है, यानी खाली छोड़ी हैं। 7 सीटें हमारी यहाँ पर अब तक खाली है। जो बाकी बची हुई सीटें हैं ये हमारी स्टेट्स के लिए हैं, और 4 जो सीटें हैं वो यूटीज के लिए अब तक हमने यहाँ पर इनको भेजी है। तो हमारी लगभग 5 सीटें यहाँ पर अभी खाली हैं, वो वैकेंट है। उनको हमको आने वाले भविष्य में जनसंख्या के आधार पर उनको हम फुलफिल कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है यहाँ पर निर्वाचन। राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा यहाँ पर होता है, यानी सीधे जनता द्वारा ये चुनकर हम नहीं भेजते हैं। इनका चुनाव होता है यहाँ पर 2 तरीकों से इसका चुनाव होता है। एक तो जो 12 सदस्य हैं जो मनोनीत करके भेजते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा, और जो शेष मेंबर हैं वो स्टेट और यूटीज से होते हैं। स्टेट और यूटीज में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा के जो सदस्य हैं वो इनका चुनाव यहाँ पर करते हैं। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही यहाँ पर ये चुने जाते हैं। तो अब तक हमने जाना कि निर्वाचन किस तरीके से होता है, वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है, जिनमें से 12 सदस्य जो हैं वो चुनकर भेजते हैं राष्ट्रपति अपने मनोनीत करके, और जो बाकी सदस्य हैं जो स्टेट और यूटीज की जो विधानसभा हैं उनके सदस्य यहाँ पर चुनकर भेजते हैं अपने अपने राज्यों से। जैसे यूपी की बात करें तो 31 है, तो 31 जो सीटें हैं वो यूपी की जो विधानसभा है, यूपी की विधानसभा है, वहां से वो चुनकर यहाँ पर भेजते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर वो है इसकी योग्यता। राज्यसभा के लिए कौन कौन सी योग्यता यहाँ पर महत्वपूर्ण रखी गई हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा जो संविधान है उसने कहीं भी राज्यसभा की योग्यता के बारे में बात नहीं की है। फिर यहाँ पर हमने जनप्रतिनिधि अधिनियम जो पारित किया था उसमें इसका वर्णन किया है कि कौन कौन सी योग्यताएं राज्यसभा के लिए होनी चाहिए। तो उनको एक बार डिस्कस करते हैं, योग्यता के बारे में जानते हैं। पहली योग्यता जो है हमारे पास वो है यहाँ पर कि वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द जो पहली जो हमारी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर यही है कि वो भारत का नागरिक यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी जो है हमारे पास यहाँ पर एज यहाँ पर जो रखी गई है वो यहाँ पर रखी गई है 30, यानी कम से कम आपकी जो है 30 साल आपकी यहाँ पर उम्र को रखा गया है। तीसरी जो हमारे पास यहाँ पर योग्यता है वो है यहाँ पर
लाभ के पद पर ना हो, यानी जो सदस्य यहाँ पर चुनने के लिए इसको हम भेजते हैं वो लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी भी सरकारी नौकरी पर वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चौथी जो योग्यता है हमारे पास वो यहाँ पर है कि वो मानसिक स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। पांचवी जो योग्यता है हमारे पास वो है यहाँ पर कि संसद द्वारा निर्धारित कोई योग्यता, यदि कोई योग्यता बनाती है संसद तो वो यहाँ पर योग्यता रखी गई है। तो ये 5 योग्यता हैं जो राज्यसभा से संबंधित यहाँ पर हो सकती हैं कि भारत का नागरिक हो, उसकी एज यहाँ पर 30 ईयर हो, लाभ के पद पर ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और यहाँ पर संसद द्वारा निर्धारित कोई भी योग्यता वो निर्धारित कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास जो यहाँ पर उसका कार्यकाल यानी टेन्योर। इसका जो टेन्योर यहाँ पर रखा गया है राज्यसभा का वो रखा गया है यहाँ पर 6 ईयर। अब तक हमने बात की जो हमारे राष्ट्रपति थे उनके लिए 5 साल था, राष्ट्रपति के लिए 5 साल था, उपराष्ट्रपति के लिए 5 साल था, लोकसभा के लिए 5 साल है। जो हमारी राज्यसभा है इसके लिए हमने यहाँ पर जो टेन्योर रखा है किसी सदस्य का वो यहाँ पर 6 साल के लिए इसको यहाँ पर हमने रखा है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इसका चुनाव कैसे होता है, चुनाव की क्या प्रक्रिया है। चुनाव की यहाँ पर यह प्रक्रिया है कि यहाँ पर प्रत्येक जो सदस्य है 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर करते हैं। 2 वर्ष में इसके एक सदस्य यहाँ पर रिटायर करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको कि यहाँ पर अगर हम लेते हैं कि 2016, 2018 और 2020 और 2022 और 2024। अब जैसे मान लिया अगर हम यहाँ पर लेते हैं कि 33 सदस्य यहाँ पर रखे गए हैं, यानी 39 सदस्य यहाँ पर हैं इस किसी भी राज्यसभा में, उस एग्जाम्पल लेते हैं तो 33 सदस्य यहाँ पर हैं, 33 यहाँ पर हैं और 33 यहाँ पर हमने चुनकर भेजे थे। तो 33 सदस्य जो हैं हमने यहाँ पर चुनकर भेजे, इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष बाद यहाँ पर पूरा होता है। तो इन 33 सदस्य हैं ये यहाँ पर रिटायर होंगे और इनकी जगह हम नए सदस्य चुनकर यहाँ पर भेजते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये लगातार ही ऐसे यहाँ पर कंटिन्यू रहती है। फिर आपके मन में यहाँ पर प्रश्न आया होगा कि जब पहली जो राज्यसभा थी, जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद जो पहली राज्यसभा थी उसका चुनाव यहाँ पर किस प्रकार हुआ होगा। तो जो पहली हमारी राज्यसभा थी फर्स्ट वाली, उसका जो हमने यहाँ पर सेवानिवृत्त किए थे मेंबर, वो किए गए थे यहाँ पर लॉटरी के माध्यम से। यानी एक लॉटरी हमने यहाँ पर निकाली थी और उस लॉटरी में जिसका भी नाम यहाँ पर आ रहा था उसको हम सेवानिवृत्त कर रहे थे और उसके बाद से हम लगातार यहाँ पर जो 1/3 सदस्य हैं 2 वर्ष में वो यहाँ पर हम लगातार रिटायरमेंट कर रहे हैं। तो ये पहली जो हमारी राज्यसभा थी केवल उसी के लिए हमने यहाँ पर लॉटरी सिस्टम निकाला था। उसके बाद से ये यहाँ पर जो कंटिन्यू फॉलो ये रूल यहाँ पर हो रहा है कि 2 वर्ष में 1/3 सदस्य यहाँ पर हम सेवानिवृत्त कर रहे हैं, रिटायरमेंट यहाँ पर उनके कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पिनअप कर सकते हैं, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो यहाँ पर बना के डाल देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर उनके जो अध्यक्ष कौन होता है इसका या हम बात करते हैं जैसे सभापति। यदि आपने राष्ट्रपति वाली जो वीडियो है वो या अगर आपने यहाँ पर देखी है तो आप इसका सही उत्तर जान गए होंगे कि इसका सभापति कौन होता है। वहां पर हमने डिटेल में बात की थी राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो जो राज्यसभा है इसका जो सभापति होगा वो होगा यहाँ पर उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को ही यहाँ पर राज्यसभा का सभापति करने का दायित्व सौंपा गया था
उपराष्ट्रपति का कोई पद हमारे संविधान में जो है वो जो वेतन ये पाते हैं वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं पाते हैं, ये वेतन पाते हैं कि वो राज्यसभा के यहाँ पर सभापति हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर ये वेतन पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पर चयनित होता है तो वो स्वतः ही यहाँ पर राज्यसभा का सभापति अपने आप ही यहाँ पर बनकर आता है। तो इसके लिए जो वेतन मिलता है इनको वो सभापति के लिए ही यहाँ पर वेतन मिलता है। ये एकमात्र ऐसे सदस्य हैं या एकमात्र ऐसे सभापति हैं जो राज्यसभा के सदस्य नहीं है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी जो ऐसा कौन सदन है जिसका सभापति वहां का सदस्य नहीं करता है, तो जो सभापति जो सदन है वो यहाँ पर राज्यसभा है। राज्यसभा का सदस्य यहाँ पर नहीं है उपराष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पर उसका जो है सभापति करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं लोकसभा का, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका वहां पर सदस्य होता है, और यही बात हमें राज्यों की विधानसभा में देखने को मिलती है। लेकिन राज्यसभा में यहाँ पर ये चीज थोड़ी यहाँ पर डिफरेंट है। फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर वो है यहाँ पर उपसभापति। राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो यहां पर होता है राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को हम यहां पर उपसभापति बनाते हैं। तो राज्यसभा का जो उपसभापति है वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही यहां पर चुनकर पहुंचता है। फिर हम बात करते हैं यहां पर यदि राज्यसभा में किसी चीज को लेकर कोई वोटिंग होनी है तो यहां पर उपराष्ट्रपति को पहले वोटिंग का अधिकार नहीं है। यदि मत बराबर की स्थिति में ही यहां पर वोटिंग कर सकते हैं। यदि पक्ष और विपक्ष के लिए यहां पर रखा गया है कि पक्ष और विपक्ष के लिए यहां पर वोटिंग होनी है, यदि वोटिंग यहां पर 50% के आसपास पहुंच चुकी है तो उसी स्थिति में ही यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर अपना वोट का अधिकार लागू करते हैं, और उसी के स्थिति में यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर वोट देते हैं। और यही चीज हमें देखने को मिलती है यहाँ पर उपसभापति के रूप में। यदि उपसभापति राज्यसभा का सभापति कर रहे हैं तो यही स्थिति वहां पर ये लागू होगी। यदि सभापति जो हैं उपराष्ट्रपति हैं और वो सभापति कर रहे हैं राज्यसभा का, तो जो उपसभापति है ये एक सदस्य के रूप में यहाँ पर होता है, सदस्य के रूप में यहाँ पर होगा। इसके जो विशेषाधिकार हैं वो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ही यहाँ पर लागू होते हैं। वैसे तो ये केवल एक सदस्य के रूप में ही यहाँ पर कार्य करता है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर हमें दिखाई पड़ता है दोनों ही चीजों में। नेक्स्ट हमारे पास कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं राज्यसभा को। अक्सर आपने ये बात की होगी कि राज्यसभा थोड़ी कमजोर स्थिति में है हमारे संविधान में, लेकिन अगर हम इसकी स्थिति की बात करते हैं तो जो राज्यसभा है वो ब्रिटेन की जो राज्यसभा है उससे थोड़ी अच्छी स्थिति में है, और जो यूएसए में है उससे थोड़ी कमजोर स्थिति में है। तो राज्यसभा के बारे में कुछ विशेष परिस्थितियां यहां पर दी गई हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। राज्यसभा के लिए विशेष परिस्थितियां, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं यहां पर कि राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त की गई हैं लोकसभा से। तो सबसे पहले जो हमारे पास आर्टिकल है वो यहां पर आर्टिकल है 249। आर्टिकल 249 यहां पर ये कहता है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से कोई संकल्प पारित करती है और वो पारित करती है कि इस विषय पर कि राज्य सूची के किसी विषय पर जो है कानून बनाने का अधिकार संसद को देती है।
संसद को देती है। अगर आपने हमारा जो शेड्यूल्स वाली क्लास है वो यहाँ पर आपने देखी होगी, तो हमने बात की थी यहाँ पर 7th शेड्यूल्स यानी 7वीं अनुसूची के बारे में। जो हमारी 7 शेड्यूल्स है वहाँ पर अलग अलग बंटवारा किया गया है अधिकारों को लेकर। अलग अलग विषय दिए गए हैं कि राज्य के पास कितने विषय होंगे, केंद्र के पास कितने विषय होंगे और समवर्ती सूची के पास कितने विषय होंगे। तो 3 भागों में हमने यहाँ पर इसको बांटा हुआ है, सेंटर, स्टेट और कॉन्कर्ड लिस्ट। तो जो स्टेट वाली जो विषय हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार देती है यहाँ पर राज्यसभा। तो राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से कोई संकल्प पारित करती है तो उस विषय पर, राज्य सूची के उस विषय पर संसद को यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार देती है हमारी राज्यसभा। तो यह भी यहाँ पर एक विशेष है। दूसरा है हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल 312। 312 यहाँ पर बात करता है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। अब तक 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं यहां पर बनाई गई हैं। वो हैं यहां पर IAS, IPS और IFS। ये 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं जो राज्य सूची के विषय पर यहाँ पर बनाई गई हैं वो है यहाँ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको IFS की जगह यहाँ पर इंडियन फॉरेन सर्विस दिया जाता है, जो यहाँ पर पूर्ण तरीके से ये गलत है। ये क्या है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंडियन फॉरेन जो सर्विस नहीं है, ये क्या है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो 3 प्रकार की यहाँ पर आपको अखिल भारतीय सेवाएं दी गई हैं। यदि कोई भी अखिल भारतीय सेवाएं यहाँ पर उसका निर्माण करना है तो ऐसा निर्माण करने का अधिकार किसके पास है, तो वो राज्यसभा के पास है। तो ये यहाँ पर एक विशेष है कि किसी भी अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करने का अधिकार किसके पास है, तो वो दिया गया है यहाँ पर राज्यसभा को। तीसरा जो हमारे पास है यहाँ पर वो है यहाँ पर उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित। उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव है ये केवल और केवल राज्यसभा में पारित किया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो केवल राज्यसभा में शुरुआत की जाती है। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं हम राष्ट्रपति के जो महाभियोग है उसकी शुरुआत वो राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में की जा सकती है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में ही शुरुआत किया जाता है और उसके बाद ये पहुंचता है कहां पर, लोकसभा में। और उसी के बाद हम यहाँ पर फिर जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनको हम अपनी सेवा से यहाँ पर हटा सकते हैं। तो ये देखा हमने यहाँ पर राज्यसभा के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां यहाँ पर दी गई हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये पूछा भी गया है, बिल्कुल डायरेक्ट आर्टिकल यहाँ पर पूछे गए हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कौन सा यहाँ पर आर्टिकल अनुच्छेद है। वो आर्टिकल है 312। और राज्यसभा के लिए जो राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है, 249 में। तो आशा है आपको ये जो हमारा टॉपिक है आपको समझ आया होगा। और आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।